पिछले 4 साल से ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक हाइपर एक्टिव मोड में काम कर रही है विद मेजर एलिगेशंस की रूलिंग गवर्नमेंट इसे कंट्रोल कर रही है। सो टुडे लेट्स अंडरस्टैंड कि ईडी है क्या, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं और ये कैसे काम करती है। एंड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ईडी एक सेंट्रल फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो स्पेसिफिकली मनी से रिलेटेड क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करती है। ये फॉर्म हुई थी 1956 में एज एनफोर्समेंट यूनिट। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर काम करती है। ईडी के ऑफिसर्स को डायरेक्टली रिक्रूट किया जाता है बाकी एजेंसीज या डिपार्टमेंट्स में से, जैसे आईएएस, आईपीएस, इनकम टैक्स, एक्साइज एटसेट्रा। इसके लिए कोई स्पेसिफिक एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ईडी कैन नॉट टेक एनी सो मोटो एक्शन। ईडी खुद से कोई एक्शन नहीं ले सकती। सबसे पहले किसी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या पुलिस के पास में कोई एफआईआर या कंप्लेंट फाइल करनी होती है, जिसके बाद अगर उस क्राइम के अंदर कोई मनी से रिलेटेड क्राइम इन्वॉल्व है तो ईडी उसको इन्वेस्टिगेट करती है। ईडी 4 मेजर लॉज को इम्प्लीमेंट करती है और इन्हीं से अपनी पावर्स ड्राइव करती है। फर्स्ट इज फेमा, Foreign Exchange Management Act of 1999. Second is COFEPOSA, that is Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Act 1974. Third is FEAO, Fugitive Economic and Offenders Act 2018. And fourth is PMLA, Prevention of Money Laundering Act of 2002, जिसे रिसेंटली काफी ज्यादा यूज किया गया है और इसी के अंडर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। पीएमएलए एक क्रिमिनल लॉ है जिसे इनेक्ट किया गया था ताकि इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्राइम को कम किया जा सके। इसे इनेक्ट किया गया था 2002 में, लेकिन 2019 में इस एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे, जिससे ईडी की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ गई थी और इसे ही चैलेंज करते हुए 240 पिटीशंस फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2022 की जजमेंट में इन प्रोविजंस और इन अमेंडमेंट्स को कम्प्लीटली वैलिड और लीगल बताया। नाउ लेट्स सी कि ये अमेंडमेंट्स थी क्या और इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था। इसमें सबसे पहली अमेंडमेंट थी रिलेटेड टू ईसीआईआर। तो जनरली जब आईपीसी या सीआरपीसी के अंडर केस रजिस्टर होता है तो पुलिस एक एफआईआर प्रिपेयर करती है और जो एक्यूज या अरेस्टेड पर्सन है वो पुलिस से एफआईआर की कॉपी ले सकता है। लेकिन जब पीएमएलए के अंडर केस रजिस्टर होता है तो ईडी ईसीआईआर यानी एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट प्रिपेयर करती है और इस रीसेंट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये ईसीआईआर देनी जरूरी नहीं है एक्यूज्ड पर्सन को। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप ईसीआईआर और एफआईआर को इक्वल नहीं मान सकते। ईसीआईआर एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है ईडी का और जरूरी नहीं है कि एक्यूज्ड या अरेस्टेड पर्सन को इसकी कॉपी दी जाए। सिर्फ अरेस्ट के ग्राउंड्स बता देना वर्बली इनफ है। दूसरी अमेंडमेंट थी रिलेटेड टू सेक्शन 24, जो बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ की। तो जनरली इंडिया के क्रिमिनल लॉज के अंदर माना जाता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन इस अमेंडमेंट के अंदर ये बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कर दिया गया एक्यूज्ड पर्सन पे कि जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वही साबित करेगा कि उसने एक क्राइम नहीं किया है और एज्यूम किया जाता है दैट ही इज गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस पूरे एक्ट को अगर हम देखें, पीएमएलए को जो ऑब्जेक्टिव है और इस सेक्शन के जो प्रोविजंस है इनके अंदर एक सफिशिएंट नेक्सस है। कंसीडरिंग द टाइप ऑफ क्राइम ये प्रोविजन गलत नहीं है। तीसरी अमेंडमेंट थी रिलेटेड टू सेक्शन 5, जिसके अकॉर्डिंग अगर ईडी के पास में इनफ रीजंस हैं ये बिलीव करने की, मतलब अगर ईडी को शक है कि कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट किसी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वॉल्व है या मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से खरीदी गई है, तो उसे 180 दिन के लिए सीज कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उसका ऑनर डायरेक्टली मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व हो। इस पे सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये प्रोविजन भी कम्प्लीटली वैलिड है क्योंकि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ अमेंडमेंट थी रिलेटेड टू सेक्शन 50, जो एम्पावर करता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको समन कर सकता है और आपके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है। जनरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग किसी पर्सन को खुद के खिलाफ विटनेस बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से अगर आप पुलिस को कोई स्टेटमेंट देते हो तो वो आपके खिलाफ कोर्ट के अंदर एक एविडेंस की तरह यूज नहीं की जा सकती। लेकिन इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ईडी आपकी स्टेटमेंट्स को आपके अगेंस्ट यूज कर सकता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये एप्लीकेबल है सिर्फ समनिंग स्टेज पे, कि जब ईडी आपको समन कर रहा है या इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब अगर आप कोई स्टेटमेंट देते हो तो उसको आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। लेकिन एक ऑफिशियल अरेस्ट होने के बाद
अगर आप कोई स्टेटमेंट देते हो तो ईडी उसको यूज नहीं कर सकता आपके अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ये सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और इनमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन 2023 में वापस इनको चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक 7 जजेस की बेंच बनाई जाएगी जो इस पे फर्दर डिसाइड करेगी। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देन व्हाई इज ईडी बीइंग क्रिटिसाइज्ड? ईडी के ऊपर सबसे बड़ा एलिगेशन है कि ये ऑपोजिशन पार्टीज को टारगेट कर रही है और ईडी को एज अ वेपन यूज कर रही है रूलिंग गवर्नमेंट ऑपोजिशन को खत्म करने के लिए। और ये एलिगेशंस कितने सच हैं ये पता चलता है इंडियन एक्सप्रेस की एक रीसेंट रिपोर्ट से, जिसके अकॉर्डिंग 2014 से लेकर 2022 तक ईडी ने जितने भी केसेस फाइल किए हैं उसमें से 95% केसेस ऑपोजिशन लीडर्स के अगेंस्ट थे। 2014 से 2022 के बीच 121 पॉलिटिकल लीडर्स को रेड किया गया था, जिसमें 115 ऑपोजिशन के लीडर्स थे। The ED doesn't want to go after anybody else. The ED is only targeting the opposition leaders and opposition governments. Now, just because opposition को अरेस्ट किया है doesn't means that they are innocent और ये सारे केसेस फेक हैं। They can be very much corrupt and these cases can be very much true. But there are 3 questions that everyone needs answers to. First is that why only opposition? Does that means कि जो रूलिंग पार्टी है उसके सारे कैंडिडेट्स करप्शन फ्री हैं और स्कैम फ्री हैं? That you just go to Google and you'll find that hundreds and hundreds of cases relating to alleged sand mining mafias are pending in Gujarat, in Maharashtra, in Uttar Pradesh, in Haryana and many other BJP states. Not one summons has gone to anybody. एंड सेकेंड कि ज्यादातर केसेस के अंदर जब ऑपोजिशन लीडर्स ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया तो कोई फर्दर प्रोग्रेस क्यों नहीं हुई? एक दूसरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 25 में से 23 ऑपोजिशन लीडर्स ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद इन सारे केसेस में उन्हें राहत मिल गई। इसमें से 3 केसेस को कम्प्लीटली क्लोज कर दिया गया और 20 केसेस में फर्दर कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई। इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कांग्रेस के मेंबर थे और जिन पे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी अंडर शारदा चिट फंड स्कैम। लेकिन 2015 में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद उन्हें एक बार भी समन नहीं किया गया। तो इन सारी चीजों में कोई कनेक्शन है या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाई नाउ व्हेन इलेक्शंस आर सो नियर? क्योंकि इस टाइम पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फोकस करती है पॉलिटिकल कैंपेन पे रेदर देन आंसरिंग टू ईडी समन्स। तो अब आप बताओ कि क्या पीएमएलए के ये प्रोविजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किए जाने चाहिए? And the bigger question, that is ED being weaponized? Do let me know in the comment section, and for more such informative videos keep following.